कहा सोनिया गांधी ने, हवालाबाज कह दिया प्रधानमंत्री ने। पीएम मोदी और सोनिया के इस खुल्लम खुल्ला जंग में बीजेपी के रूठे सांसद शत्रुघ्न सिन्हा भी कूद पड़े हैं। अपने खास अंदाज में शॉटगन ने एक बार फिर मोदी पर निशाना साधा है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। उन सब के बीच और खास तौर पर संबित जी, आपको भी आज जरूर सुनना चाहिए। क्या कह रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा, जरा सुनिए। सर आखिरी सवाल कर रहा हूँ सर कि आजकल एक हवाबाजी, हवालाबाजी, तमाम बयानबाजी हो रहे हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री हवाबाजी करते हैं। आज भी उन्होंने कहा कि कई चीजें हैं, अगर उस पर बोलते तो ज्यादा बेहतर होता। हवाबाजी कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि इस तरह के बयानबाजी? मैं तो कहता हूं कि ये हवाबाजी, हवालाबाजी, ये सब चीजें जुमलेबाजी हैं। खामोश खामोश शत्रुघ्न सिन्हा भी कह रहे हैं संबित पात्रा जी। अब ठीक है, शत्रुघ्न जी एक मंझे हुए एक्टर हैं, वो अपनी एक्टिंग करते रहे, अच्छी बात है। उनको आपने शॉटगन बोला जो कि बुलाया जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी लॉन्ग गन से खेल रही है बिहार में, एंड जो रिजल्ट आएगा वो अपने आप में सब बताएगा। शत्रुघ्न सिन्हा जी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बताइए। नहीं, मेरा सवाल बड़ा गंभीर है संबित पात्रा जी। उलझा रहे हैं आप लोग। हाँ। ये एक तरह से तमाशा हो रहा है राजनीति का, जिसमें आपने समझ लिया है कि देश को चलाना, राज्यों को चलाना इतना आसान है कि जुमलेबाजी में लोगों को उलझा कर रख दो, ताकि कोई पूछे ही ना कि नौकरियां कहां गई, रुपया क्यों हाफ रहा है, बाजार क्यों दम तोड़ रहा है, क्यों इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, क्यों किसान मर रहा है। इन सब से ध्यान हटाने के लिए बड़ा अच्छा है। वो हवाबाज कहें आप, हवालाबाज कहिए, वो सूट बूट की सरकार कहें आप, सूटकेस वाली सरकार कहिए, वो टॉफी की बात करें आप, कुछ और पकड़ा दीजिए हाथ में, डीएनए की बात कर दीजिए, मतलब इसमें उलझा के रख दें आप देश को। अंजना जी, आपने यह कहा कि इतना आसान है क्या राज्य चलाना और देश चलाना। अंजना जी, राज्यों पे हमने कई वर्षों से, 80 के दशक में भाजपा का निर्माण हुआ, उसके बाद कई राज्यों में हमने शासन किए हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6 वर्षों तक हिंदुस्तान पे सरकार बना के शासन किया है। आप बताइए, आज तक उन राज्यों का रिकॉर्ड नहीं टूटा है, और इसीलिए बार बार वहां पे हमारे मुख्यमंत्री का चयन हो रहा है। आ रही है कि लोग खुश नहीं है। मैंने आपको उदाहरण दिया राजस्थान का, महाराष्ट्र का, बेंगलोर में जहां इनकी सरकार चलती है संजय निरुपम जी की, वहां इनको पछाड़ मिली है। ड्रामा कौन कर रहा है और जुमलेबाजी कौन कर रहा है? मेरे बगल के दोनों विंडोज में बैठे हुए हैं। और सूट बूट की सरकार की बात कोई करता है और ड्रामेबाजी कोई करता है, तो ये आशुतोष जी से पूछिए उसके बारे में। सीरियसनेस हमारे पास है, ड्रामा उनके पास। संजय जी, मैं जरा जवाब दूं। संजय जी, देखिए क्या है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं वो अक्सर मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में जुमलेबाजी, टीका टिप्पणी करने से बाज नहीं आते। और पता नहीं क्यों उनको अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर बड़ा गर्व होता है। ऐसा अध्यक्ष जो तड़ीपार रहा है। आप ये बताइए, 12 वर्ष तक आप मोदी जी के विषय में बोलते रहे, जो जेल की सजा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और मैं अगर सोनिया जी और राहुल गांधी के बारे में बोल दूं, रानी माँ और शहजादे के विषय में बोल दूं, तो आपको मिर्ची लग जाती है। अरे आप मेरे बीच में भी बोल रहे थे ना, तो आप भी सुन लीजिए ना, बीच से बोलने से कैसे लगता है। आप हमारे मोदी जी के बारे में 24 घंटे आप बोलते रहे, मगर मैं अगर शहजादे और रानी माँ के बारे में कुछ बोल दूं तो आपको मिर्ची क्यों लग जाती है? ये आप बताइए ना। जो आपने पेटेंट कर रखा है मोदी जी के विषय में बोलने के लिए, मैं नहीं बोल सकता हूँ क्या? आपको अपने स्वाभाविक है, हम भी बोलेंगे। जो तड़ीपार है, हफ्ताखोर है, जेल की सजा खा चुका है, और जिसमें हत्याखोरी का आरोप लगा है, तड़ीपारी का आरोप लगा है, तड़ीपार हो चुका है। कम से कम ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे गर्व करने से बाज आओ, ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे फख्र करने से बाज आओ। हमारे बोल लीजिए, मैं कभी भी अपने आप को आपके स्तर तक नहीं ले जाऊंगा, आप चिंता मत करिए। आप मुझे घसीटने की कोशिश करिए, मैं वहां तक नहीं जाऊंगा। संबित, आपसे मेरा निवेदन, आप घसीटिए, मैं नहीं जाऊंगा, चिंता मत करिए। मैं उस स्तर तक नहीं जाऊंगा। एक मिनट, मेरा आपसे निवेदन, संबित एक मिनट, मेरा आपसे निवेदन यह है, हम ऑपोजिशन में, आप सत्ता में हैं, आप अगर कुछ गलत करेंगे तो उसके ऊपर सवाल उठाने का हक हमारा है। आप कृपया करके उन सवालों का जवाब दें, न कि एकदम आदि तो पार्लियामेंट में सवाल क्यों नहीं पूछ रहे थे? ये पार्लियामेंट के बदले CWC में सवाल उठाएंगे। ये लोकतंत्र है भैया, ये कांग्रेस का घर नहीं है। आपको सवाल उठाने हैं, पार्लियामेंट में चलने देते पार्लियामेंट को। वहां पे तो मुंह पे लाल पट्टी काली पट्टी बांधी हुई थी, और यहाँ सवाल पूछेंगे। टीवी डिबेट पे नहीं चलता है देश, पार्लियामेंट में चलता है। वहाँ एक दिन सवाल नहीं पूछेंगे, वो चलने नहीं देंगे, सारे सवाल जवाब यही पूछेंगे। संबित पात्रा जी 1 मिनट सुनिए, संबित पात्रा जी 1 मिनट सुनिए। आपके सुषमा स्वराज जी पे जो आरोप लगे थे पार्लियामेंट में, सुषमा जी ने उन आरोपों का जवाब देने के बजाय
आदिकाल के मुद्दे उठा जवाब दिया ना, आप तो फ्लोट हो गए, जुमलेबाजी करके और जहां तक राजस्थान का सवाल है 100 करोड़ का मानहानि लेके भाग रहे हैं जयराम रमेश यहाँ 100 करोड़ का मानहानि हुआ है जयराम रमेश का, तब से जयराम रमेश प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। क्या मैं बोल सकती हूँ एक सेकेंड? दुख इस बात पर है कि इस जुमलेबाजी डंके की चोट पर अब खुल्लम खुल्ला ये जुमलेबाजी हो रही है। लेकिन याद रखिएगा, हर ऐसा शब्द जो सिर्फ बोलने के लिए बोला जाता है मजाक है। सबसे बड़े लोकतांत्रिक अधिकार का जो हमारा है, हम वोट डालते हैं क्या यही सब सुनने के लिए? आशुतोष जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि ये बहस, कई लोग कहेंगे कि इसकी जरूरत क्या है, लेकिन ऐसे बहस की इसलिए जरूरत है क्योंकि परफॉर्मेंस पर बात नहीं होती, क्योंकि जवाबदेही पर बात नहीं होती, जिम्मेदारी तय नहीं हो पाती, बाजी ये वो इनमें उलझ कर रह जाते हैं और कसूरवार हर पार्टी दिखती है, उतने ही आप भी दिखते हैं। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी राय से बिल्कुल सहमत हूं। और इतने महत्वपूर्ण मसले पे अगर जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, मुझे लगता है पूरा देश इस बात को देख रहा है और उनको इस बात को समझ में, देश को इस बात को समझ में आ रहा है कि इस तरीके की खोखलापन अगर राष्ट्रीय पार्टियों के अंदर होगा, सवालों के जवाब नहीं दिए जाएंगे, लोगों को ये नहीं बताया जाएगा कि आपने क्यों वायदे किए थे। अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे आरोपों का जवाब नहीं देती तो निश्चित तौर पर उससे सवाल पूछने का हक है। आप क्यों साधु संत बन करके अपना भाषण दे रहे हो भाई? मैं एक आरोप लगा रहा हूं सरकार पे, अगर सरकार जवाब नहीं देती तो पलट करके जवाब पूछने का हक है मेरे पास। आप क्यों साधु संत बन करके अपनी बात कर रहे हैं कि दो राष्ट्रीय पार्टियों के प्रवक्ताओं का खोखलापन? आपसे ज्यादा, हमसे ज्यादा खोखले तो आप दिख रहे हैं। आप अपनी बात रखिए, हमारे ऊपर क्यों टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं? आशुतोष, आप अपनी बात रखिए, आपको जो कहना है। चलिए, ये बात तो प्रूव हो हमें गया कि दोनों खोखले हैं, हमें गलत बता रहे हैं। आज तो बातों बातों में संजय निरुपम जी ने प्रूव कर दिया कि दोनों ही खोखले हैं, हमसे ज्यादा खोखले आम आदमी पार्टी। अब ये तीसरा खोखला, मत उलझाइए। संजय जी आप खोखले हैं, जिस पर हम बहस कर रहे हैं वही आज फिर कर रहे हैं। खोखले हैं जिस पर हम बहस कर रहे हैं, जिससे निकलने के लिए, उसी में आज और उलझ। हम एक बुनियादी, एक ऐसा संबित भाई, हम एक बुनियादी विषय पे चर्चा कर रहे हैं और अगर इस पे चर्चा करते समय एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करेंगे तो निश्चित तौर पर बातचीत का जो पूरा जो नैरेटिव है वो गलत दिशा में चला जाएगा। तो आशुतोष जी से मेरा निवेदन है कि आप अपनी बात रखिए, हमारे ऊपर टीका टिप्पणी करने से बाज आइए। आशुतोष, अब यहां बोलने पर भी पाबंदी लग गई, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम इस सवाल का जवाब तो होना चाहिए ना कि भाई आखिर में इस देश की अर्थव्यवस्था जो लगातार रसातल में जा रही है उसका कोई जवाब प्रधानमंत्री के पास है या नहीं है। जिस तरीके से बीजेपी के विदेश मंत्री के ऊपर आरोप लगे हैं, व्यापम का घोटाला, उसका उनके पास कोई जवाब है या जवाब नहीं है। अगर आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा को अगर आप हवालाबाज कहते हैं प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, तो मैं ये मान के चलता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने पूरी गंभीरता के साथ तथ्यों की पड़ताल करने के बाद यह बात कही होगी। और अगर प्रधानमंत्री के संज्ञान में कोई बात है और उसके बावजूद अगर हवालाबाज अगर जेल की सीखचों के पीछे नहीं है, अगर उनकी जांच पड़ताल नहीं हो रही है, तो इसके लिए दोषी कौन है? क्योंकि मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस देश के वित्त मंत्री ने जब दिल्ली के चुनाव हो रहे थे तो आम आदमी पार्टी के ऊपर इसी तरीके का गंभीर आरोप लगाया था और कहा था कि रंगे हाथों पकड़े गए हैं। अरे भाई, अगर रंगे हाथों पकड़े गए, देश का वित्त मंत्री कह रहा है, तो जो रंगे हाथों पकड़ा गया वो बाहर क्यों घूम रहा? उसको जेल के अंदर डाल दीजिए। तो आप हवालाबाज शब्द का इस्तेमाल करो, हवालाबाज होने का मतलब क्या है, इसका अर्थ भी प्रधानमंत्री को पता नहीं। तो मैं यही बार बार कहना चाहता हूं कि दरअसल सिर्फ कहने के लिए बातें कही जा रही हैं। ये जो पूरा का पूरा ड्रामा चल रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, इसको पूरा देश देख रहा है और समझ रहा है इस बारे में। समित पात्रा ने बेंगलोर का उदाहरण दिया, दिल्ली का उदाहरण भूल गए, जहां 70 में से 67 सीटें हार गए। वो दिल्ली की बात नहीं याद आती इनको, और ज्यादा वक्त नहीं है। बिहार के अंदर भी आपका यह हश्र होगा, क्योंकि मुझे लगता है बीजेपी का सबसे बड़ा फायदा उनके प्रवक्ता लोग कर रहे हैं जो टेलीविजन चैनल पर आके बातें करते हैं। संबित जी, आप जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। मुझे अंसारी, ये अली अनवर जी के पास जाना है, जल्दी से जवाब दीजिए, छोटा सा प्लीज। पहली बात है, थोड़ा सा मैं आशुतोष जी को, जो कि आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता हैं और वो उसकी भी फायदा ले रहे हैं, याद दिला दूं कि शीला दीक्षित भी कोई है। आप तो जेल में डालने की बात कर रहे थे, मगर जिस मंत्री ने, निरीह मंत्री ने उनके विषय में लिखा, उस मंत्री को आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया। आप इसका उत्तर दीजिए। दूसरी बात है, जेल में डालने की बात करते हैं। जब जितेंद्र तोमर जैसे व्यक्ति को जेल में डाला जाता है तो मुख्यमंत्री कहते हैं मोदी जी ने देश में इमरजेंसी लगा दिया। इस प्रकार का आपका डुअल चरित्र रहता है। और देखिए, विदेश मंत्री जी के विषय में आपके पास अगर सारे तथ्य हैं तो कोर्ट में क्यों नहीं चले गए? इनमें से कोई व्यक्ति, जो तीनों बैठे हुए हैं, कोई कोर्ट में नहीं गया। बस ये जुमलेबाजी आके ये टेलीविजन डिबेट में करते रहते हैं। और ये जयराम रमेश जी क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद कर दिया?
100 करोड़ का इनके ऊपर केस हो गया है, तब से भागे भागे फिर रहे हैं, नकली कागज लेके बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। एक बार उसके बाद आके वो ड्रामा कर करके प्रेस करते थे ना, एक था राजा एक थी रानी, बंद हो गया उनका तब से। अब ऐसा है जब जयराम रमेश सामने होंगे तो ये विषय आप रखिएगा, वो इसका जवाब ठीक है। और ये वही वाजिब भी है। अली अनवर जी, लगाना अच्छी अली अनवर जी, ठीक है सर। अली अनवर जी, मैं मानती हूँ कि आप भी उतने ही कसूरवार हैं। डीएनए आपको इतना सूट किया, एक सेकंड सर, एक सेकंड सवाल सुन लीजिए सर। डीएनए आपको इतना सूट कर गया कि आपने शब्द वापसी का कैंपेन चला दिया, आपने लोगों के डीएनए टेस्ट करा दिए, बोले हम डीएनए सैंपल्स भेजेंगे मोदी जी के पास। तो इस तरह की नाटकीय अंदाज में खेले जाने वाली जुमलेबाजी हर पार्टी को सूट करती है। आप भी लपकते हैं और आप भी बराबर के दोषी हैं। नहीं अंजना जी, देखिए, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। अहंकार में और स्वाभिमान में मेहरबानी करके फर्क कीजिए अंजना जी। स्वाभिमान को, अगर हमारे स्वाभिमान को कोई चोट पहुंचाएगा, अगर हम गैरतमंद आदमी हैं तो हम रिएक्ट करेंगे, लेकिन हम उनकी जुबान में नहीं बोल रहे हैं। हम सुदर्शन चक्र ले करके, और लोग जब उनके यहाँ तो उनके रोम रोम से अहंकार टपक रहा है। हमने कोई असंसदीय शब्द नहीं कहा, और हम तो शिकायत कर रहे हैं, हम तो फरियाद लगा रहे हैं, चिट्ठी उनको पार्सल भेज रहे हैं कि भाई हमारा टेस्ट करा लो। दूसरी बात जो कहते हैं, आपने ठीक कहा कि ये सब मुख्य मुद्दों से भटकाने वाली बात है, और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। असल बात है कि 150 रुपये किलो दाल क्यों मिल रहा है, असल बात है कि 90 रुपये किलो प्याज क्यों मिल रहा है, असल बात यह है कि 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने का वादा किया था, उसका क्या हाल है, रुपया क्यों गिर रहा है, आपका सेंसेक्स क्यों गिर रहा है, इस पर तो आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। और इस तरह के इनके कोई प्रधानमंत्री जी जब ऐसा बोलने लगते हैं तो इनके कैबिनेट मिनिस्टर गिरिराज सिंह जी क्या बोलते हैं, इनकी और दूसरी मंत्री रामजादे और हरामजादे कहती हैं, ये लोग चाहते हैं कि इसी में उलझ जाए, पोलराइज हो सोसाइटी, और जो आर्थिक सवाल है और जो लोगों के गरीबी गुर्बत का सवाल है, नौजवानों का सवाल है, वो पीछे पड़ जाए। ठीक है, मुद्दों पर जवाब दीजिएगा संबित जी, मुद्दों पर जवाब दीजिए। हमारे दाल 150 रुपए, प्याज 90 रुपए, नौकरियां कहाँ गई? मैं सब पे जवाब देता हूँ। पहले देखिए, आज के डेट पे ये डीएनए इतना महत्वपूर्ण विषय बना है कि इसका जवाब देना चाहिए। आप बताइए, डीएनए में डॉक्टर हूं, डीएनए का अर्थ होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या मोदी जी जाके डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में बात कर रहे थे? दूसरी बात है, डीएनए का मतलब है डेवलपमेंट नहीं आया। अगर बिहार में डेवलपमेंट आया होता तो नीतीश कुमार जी सुबह से शाम तक बोल रहे होते, देखो हमने यहाँ पे ब्रिज बनाया, देखो हमने यहाँ पे पोल लगाया, देखो हमने यहाँ बिजली दिया। और लालू प्रसाद यादव जी भी उस पर चढ़ के बोल रहे, देखो बिजली आया कि नहीं आया ना, तभी तो नहीं बोल पा रहे हैं, तभी डीएनए करके नाखून कटवा रहे हैं, बाल कटवा रहे। बोल दूं, अली अनवर जी का मैं बहुत आदर करता हूं, मगर बहुत जल्दी जेडीयू अपना नाक भी कटवा लेगी। नाखून और बाल तो हो गया, मगर नाक कटने के दिन आ गए हैं आप, ये भी आप जान रखिए, क्योंकि अगर डेवलपमेंट करते तो ये सब नाखून और बाल नहीं कटवाते आप डेवलपमेंट के विषय में बात करते। और दूसरी बात, जहां तक आपने कहा कि स्वाभिमान, देखिए कैसा स्वाभिमान है जेडीयू का, 17 साल तो हमारे साथ थी, उसके बाद बोली कि कांग्रेस के साथ हमारा स्वाभिमान मिल गया, फिर बोली कि हमारा जो है आरजेडी के साथ मिल गया, फिर आम आदमी पार्टी के साथ मिल गया। अरे जिसका मान सबके साथ मिल जाए, जानिएगा उसका मान ही नहीं है। ठीक है संजय जी, एक लाइन में क्योंकि वक्त अब खत्म हो चुका है। एक लाइन में मैं संबित भाई को याद दिलाना चाहूंगा कि अगर जेडीयू सरकार विकास नहीं कर पाई तो उसके 10 साल के शासनकाल में 8 वर्ष तक आप भी साथ में थे, और बिहार में अगर पिछले 10 वर्षों में विकास नहीं हुआ तो इसका एक बहुत बड़ी जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी की है। कृपया करके इसको न मिले। इसलिए डीएनए का फुल फॉर्म अगर डेवलपमेंट नहीं आया है तो डेवलपमेंट नहीं लाने वालों में भारतीय जनता पार्टी भी है। भारतीय जनता पार्टी भी बिहार में डेवलपमेंट नहीं लाने के